Greetings, wonderful audience. Amarjit here from Amar PTE classes. I hope you all are doing fantastic. Again, I'm in front of you with my new video. And today's video topic is reading and writing filling the blanks. In the previous video, I had discussed collocations that are used in reading and writing filling the blanks. Yes, collocations are very important in reading and writing filling the blanks. Now, in today's video, we will do reading and writing filling the blanks by using these collocations. सो आज जो मैंने वीडियो बनाई है उस पे जो कॉलोकेशंस हैं हम स्पेशली उन्हीं का यूज कर रहे हैं. सो मैंने एग्जांपल्स भी ऐसे लिए हैं जिसमें कॉलोकेशंस का यूज हो रहा है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम. सो फर्स्ट एग्जांपल इज द सैटेलाइट. इस एग्जाम्पल पे क्या है कि जो हम कॉलोकेशंस यूज कर रहे हैं वो भी हैं और प्लस इसमें क्या है कि जो कुछ ब्लैंक्स हैं जिनके आंसर्स हमारे पास विद इन पैराग्राफ ही हैं. सो मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को यही एडवाइस करती हूँ कि जब भी आपने रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स करना है तो आपने एक बार पैराग्राफ को स्कैन जरूर करना है. मीन्स उसमें किस से रिलेटेड बात हो रही है. सो इस पैराग्राफ में हमारी सैटेलाइट से रिलेटेड बात हो रही है, ग्लोबल ग्रीनिंग से बात हो रही है. सो लेट्स do it. Satellite data shows that the earth has increased its green leaf area by 5% in the last 2 decades. मीन जो सैटेलाइट डाटा है वो ये शो कर रहा है कि जो हमारा ग्रीन लीफ एरिया है वो इंक्रीज हुआ है by 5% in the last 2 decades and the rate of greening is accelerating across more than half of its land. Accelerating means it is changing, accelerate कर रहा है. This phenomena known as ग्लोबल ग्रीनिंग. इस फिनोमिना को हम बोलते हैं ग्लोबल ग्रीनिंग. माइट सीम लाइक गुड न्यूज फॉर द इन्वायरमेंट बट इट इज नॉट एज सिंपल एज इट. सो इसमें उसने बात करी है कि जो जिस फिनोमिना को हमने नाम दिया है वो एक तरह से गुड न्यूज दिख रही है. माइट सीम लाइक गुड न्यूज फॉर द इन्वायरमेंट, ऐसा है इन्वायरमेंट के लिए, बट इट इज नॉट सिंपल. बट ये इतना भी सिंपल नहीं है. सो ये हमारी फर्स्ट लाइन थी. उसके बाद है वन ऑफ द मेन ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबल ग्रीनिंग इज द राइज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. इसमें एक जो मेन है हमारा वो कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज है एटमॉस्फेयर में, विच एज अ फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स. हाउएवर this also means that the planet is warming up due to the greenhouse effect, which has many negative consequences for the ecosystem and human well-being. Another driver is the expansion of agriculture and tree planting, especially in China and India, which for 1/3 of all greening. While these activities can increase food production and forest cover. सो पहले हम इस फर्स्ट ब्लैंक पे आते हैं. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड ग्लोबल ग्रीनिंग. सो उसने बोला है कि इस फिनोमिना का हम ग्लोबल ग्रीनिंग का नाम दे रहे हैं. ये एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छी न्यूज लग रही है, बट क्या ये सच में इतना सिंपल है? सो हमें इसी लाइन से पता चल रहा है, बट इट इज नॉट सिंपल एज इट साउंड्स, शोज, एवेलुएट्स, सर्व्स. सो इसमें उसने बात करी है कि ये इतना सिंपल नहीं दिख रहा है, बट उसका जो नाम है वो जितना शो कर रहा है. सो इट मीन्स इट साउंड्स. शो होता है दिखाना, एवेलुएट होता है किसी चीज को एवेलुएट करना, और सर्व होता है अगर आप किसी चीज को सर्व कर रहे हो. सो फर्स्ट में क्या आएगा, आपको इसके नाम से पता चल रहा है एज इट साउंड्स. नेक्स्ट इज वन ऑफ द मेन ड्राइवर्स. जो मेन ड्राइवर्स हैं वो राइज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इन द एटमॉस्फेयर, विच. सो नेक्स्ट है विच एज अ फर्टिलाइजर. जो एज अ फर्टिलाइजर यूज होता है फॉर प्लांट्स के लिए. पॉजेस, एड्स, प्रिटेंड्स या एक्ट्स. सो पॉजेस की अगर हम बात करें तो हम यूज करते हैं एटीट्यूड के लिए. एड होता है किसी चीज के साथ एड ऑन करना, और प्रिटेंड होता है कि आप शो कर रहे हो. एक्ट होता है कि ऐसे एक्ट हो रहा है. सो फर्टिलाइजर फॉर प्लांट्स है. सो फर्टिलाइजर अगर वो प्लांट्स के लिए है तो वो क्या कर रहा है, एक्ट्स कर रहा है, which acts as a fertilizer for plant. So ये फर्स्ट लाइन होगी. सेकेंड लाइन यहाँ पे कंप्लीट है. नेक्स्ट उसने बोला है अनदर ड्राइवर इज द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्री प्लांटिंग, स्पेशली इन चाइना एंड इंडिया. सो ट्री प्लांटिंग की बात हो रही है कि हम उसकी जो एक्सपेंशन है, उसका जो इंक्रीज है वो बढ़ा रहे हैं, स्पेशली चाइना और इंडिया में, विच फॉर 1/3 ऑफ ऑल ग्रीनिंग. सो नेक्स्ट है विच चार्ज.
which account, which credit and which blame. So credit वर्ड यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि क्रेडिट होता है कि आप किसी को अमाउंट के लिए यूज कर रहे हो, बट यहाँ पे अमाउंट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे प्लांटिंग की बात हो रही है. सो ब्लेम भी यहाँ पे वर्ड नहीं आएगा क्योंकि किसी पर्सन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ग्रीनिंग की बात हो रही है. सो ये दोनों वर्ड्स तो यहाँ पे नहीं जाएंगे. सो सबसे पहले होता है कि हमने एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी यूज करनी है. उसके बाद नेक्स्ट है चार्ज. सो ये चार्ज नहीं कर रहा है, उसने एक्सपेंशन बताई है. सो ये क्या करेगा, अकाउंट करेगा, विच अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ ऑल greening. Next is they also often replace native habitats, reduce biodiversity and consume water and chemicals. So ये इस एक्टिविटीज के उसने बताए हैं कि इस एक्टिविटी से क्या जो इम्पैक्ट है वो हो रहे हैं. सो यहाँ पे जो हमारी लाइन है वो स्टॉप होगी. सो यहाँ पे जो यूज होगा वो हमारा कॉलोकेशन होगा. सो यहाँ पे हमारे पास कॉलोकेशन है बिकॉज, देयरफॉर, इन कॉन्ट्रास्ट, नेवरदीलेस. बट अगर हम आगे लाइन पढ़ रहे हैं तो उसमें उसने बताया ग्लोबल ग्रीनिंग इज नॉट अ साइन दैट नेचर इज हीलिंग. वो कह रहा है कि ग्लोबल ग्रीनिंग उस चीज का साइन नहीं है कि जो नेचर है वो हील कर रहा है, बट रेदर दैट ह्यूमंस आर ऑल्टरिंग द एनवायरमेंट. बट जो ह्यूमंस हैं वो एनवायरमेंट को ऑल्टर कर रहे हैं. सो जब भी हम कॉलोकेशंस यूज करते हैं तो अगर हम बिकॉज यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमेशा बिकॉज ऑफ आता है. सो देयरफॉर कैन बी द राइट ऑप्शन. बट अगर हम इन कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो अगर हम दो स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं वहां पे हम इन कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं. और नेवरदीलेस में क्या होता है कि हम तब यूज करते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फॉर एग्जाम्पल कुछ हो रहा है बट कुछ ऐसा भी वहां पे सिचुएशन है कि उस चीज को होने से रोक रही है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. वहां पे उसने फर्स्ट स्टेटमेंट दी बट रेदर दैट ह्यूमंस आर ऑल्टरिंग द एनवायरमेंट. सो यहाँ पे जो हमारी कॉलोकेशन यूज होगी देयरफॉर. देयरफॉर मींस इसलिए, इसलिए ग्लोबल ग्रीनिंग इज नॉट अ साइन दैट नेचर इज हीलिंग. नेक्स्ट इज द एनवायरमेंट ऑन अ प्लैनेटरी डैश. नाउ यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लैनेटरी स्केल होगा, इफेक्ट होगा, प्लेस होगा या व्यू होगा. सो अगर प्लांट्स की बात हो रही है, प्लैनेटरी जो वर्ड है वो हमारा प्लांट्स के लिए यूज हो रहा है. सो यहाँ पे उसने बताया भी है द चेंजिंग कलर ऑफ द अर्थ रिफ्लेक्ट्स द कॉम्प्लेक्स एंड समटाइम कॉन्ट्राडिक्टरी इम्पैक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज. सो प्लैनेटरी क्या होगा, यहाँ पे स्केल होगा, इफेक्ट नहीं होगा. क्योंकि इफेक्ट तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट की बात उसने यहाँ पे करी है, द प्लैनेटरी स्केल. नाउ यू कैन चेक योर ऑप्शंस आल्सो. फर्स्ट इज द साउंड, सेकंड इज द एक्ट. अब हम अपने आंसर चेक कर लेते हैं. सो ये हमारे आंसर्स थे, साउंड्स, एक्ट्स, अकाउंट, देयरफॉर एंड स्केल. सो हम नेक्स्ट ब्लैंक करते हैं. नेक्स्ट है जिसमें हमारी कॉलोकेशन यूज हो रही है, बर्ड लेग्स. सो आपने अपना टाइम भी जज करना है कि आप कितने टाइम में ब्लैंक्स को सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि आपके पास फाइनल में सिर्फ 2 मिनट्स होते हैं वन पैराग्राफ को सॉल्व करने के लिए. सो इसमें है हमारे पास one of the reasons why bird legs seems so thin is that their body is largely hidden by feathers, which can make them look much bigger than they really are. Birds have more muscular thighs that are dashed by their feathers, and most birds have scaly skins on their lower legs, which makes these parts look very small and bare. Birds that have feathers to their toes, such as owls and some breeds of chickens. And next is a group of animals that walk on 2 legs and varied in size. यहाँ पे कोई collocation होगा. Yes. Next is foot bones stretch and lifted off the dash. Living birds inherited some of these features. However, as birds became, so सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन पे आते हैं. वन ऑफ द रीजन, उसने एक रीजन बताया कि जो बर्ड्स लेग्स हैं वो हमारी पतली क्यों अपीयर हो रही हैं, वो हमें पतली क्यों दिखती हैं. इसका रीजन ये है कि जो उनकी बॉडी है वो हमारी, जो उनके पंख होते हैं, फेदर्स मीन पंख, उनसे ढकी होती है. विच कैन मेक देम लुक मच बिगर. उससे उनकी जो बॉडी है वो ज्यादा बड़ी दिखाई देती है, रियलिटी में वो इतनी बड़ी नहीं होती है. जो फर्स्ट लाइन है उसका ये मीनिंग वो यहाँ से क्लियर कर रहा है, बट उसकी जो लेग्स हैं वो काफी थिन होती हैं. सो बर्ड्स हैव मोर मस्कुलर थाइज दैट आर, सो यहाँ पे क्या आ गया, प्लूरल, दैट आर बाय देयर फेदर्स.
अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे उसने बोला है हिडन बाय फेदर्स। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अगर हिडन है तो हिडन का मतलब छुपा होना, छुपा होना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या वर्ड है, कवर्ड। हमें और ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है। जो आपकी पहले वाली लाइन थी, फर्स्ट लाइन में ही आपकी इस ब्लैंक का आंसर था। तो यहाँ पे क्या आएगा, कवर्ड। नेक्स्ट लाइन है, which makes these parts look very small and bare, birds that have। यहाँ पे क्या आ गया, have। नेक्स्ट इज feathers to their toes। at the end मीन्स बिल्कुल एंड में, all the way। उसने बोला that have feathers। यहाँ पे हमने बोला कि covered करा हुआ है feathers के साथ, यहाँ पे उसने बोला कि छुपा हुआ है। जो छुपा होगा वो क्या होगा, all the way। क्योंकि यहाँ पे in the end, at the end क्या हो गया, बिल्कुल एंड में। all in all का कोई आंसर ही नहीं बनता, और just above भी नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम feathers की बात करें तो वो जो भी birds हैं उनकी सारी बॉडी पे ही होती है। यहाँ पे हमारे पास कौन सी ऑप्शन आएगी, all the way। नेक्स्ट इज, but it's not only a matter of perception। Birds' legs have some real differences from legs of other living animals. Birds are the descendants of dinosaurs, a group of animals that walked on two legs and varied in size। यहाँ पे क्या हमारे पास, because of, whereas, unlike, as। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर आपने because का यूज करना हो तो वहां पे हमेशा क्या आता है, because of। और whereas हम यूज करते हैं कि जहां पे हम जबकि most mammals that can walk on two legs। अनलाइक होता है कि अगर आप दो चीजों को डिफरेंशिएट कर रहे हो, एज मोस्ट मैमल्स की इस तरह से। बट यहाँ पे उसने बोला है हमारे पास अ ग्रुप ऑफ मैमल्स दैट वॉक ऑन टू लेग्स एंड वेरी इन साइज, मीन्स साइज में वो वेरी कर रही हैं। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, अनलाइक। यहाँ से आप इस ब्लैंक का आंसर चूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेम साइज नहीं है। इसलिए आप कोई और कॉलोकेशन यहाँ पे यूज ही नहीं करोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, unlike। Now next उसने बता दिया, who stand on their heels, dinosaur walked on their toes and the front part of the foot with the rest of their foot bones stretched and lifted off the dash। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पे उसने बोला डायनासोर वॉक ऑन देयर टॉज एंड फ्रंट पार्ट ऑफ द फुट विद द रेस्ट ऑफ देयर फुट बोन्स स्ट्रेच एंड लिफ्टेड ऑफ। डायनासोर्स की बात हो रही है और उन्होंने बोला वॉक ऑन देयर टॉज। तो अगर वो वॉक कर रही हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्राउंड। मीन्स आपको पूरी ऑप्शंस को देखने की जरूरत ही नहीं है, आपको वॉक वर्ड से ही यहाँ पे पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, ग्राउंड। Next, living birds inherited some of these features. However, as birds became more adapted to flying, they also developed some distinct। यहाँ पे डिस्टिंक्ट अगर हमारे पास होता फीचर्स तो हम यहाँ पे यूज कर सकते थे फीचर्स, बट यहाँ पे हमारे पास है फिगर्स। तो न्यूमेरिक की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं, बात ही नहीं हो रही है, तो फिगर्स हम नहीं यूज करेंगे। कलर्स की हमारे पास एज सच कोई बात नहीं हो रही, हमारे पास मोस्टली जो बात हो रही है वो साइज की बात हो रही है। और यहाँ पे डिस्टिंक्ट क्या होंगी, ट्रेड्स। वॉल्यूम्स की कोई बात नहीं हो रही है, किसी और चीज की बात नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेड्स। तो हम अपने आंसर चेक कर लेते हैं, कवर्ड, ऑल द वे, अनलाइक, ग्राउंड एंड ट्रेड्स। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इमेजिन वीविंग थ्रू द सिटीज कंक्रीट जंगल, कैमरा इन हैंड। यू आर नॉट जस्ट अ टूरिस्ट कैचिंग सेल्फीज, यू आर अ स्ट्रीट फोटोग्राफर hunting for raw moments and telling the city's story, but this chase comes with its own set of dash. First, there are the legal hoops. Privacy laws and copyright rules can trip you up fast. Asking for permission, especially when emotions run high, requires tact and respect. It's a constant balance between capturing the real and respecting dash. Next is finding your unique voice, cutting through the noise and making your work takes constant reinvention. And last, their lens is a window into the city's heartbeat, capturing fleeting moments that would dash be lost. So let's come on the first blank. Imagine weaving through the city's concrete jungle, camera in hand means जब आप कंक्रीट जंगल में मूव कर रहे हो, आपके हाथ में कैमरा है, देन यू कांट गेस कि आप एक
टूरिस्ट हो जो सेल्फीज को कैच कर रहे हो, और यू कैन बी अ स्ट्रीट फोटोग्राफर हंटिंग फॉर रॉ मोमेंट्स, जो सिर्फ मोमेंट्स की तलाश में रहते हैं और जो सिटीज की स्टोरीज के बारे में बताते हैं। बट दिस चेज, जो आप अपने उस चेज के, चेज मीन्स भाग रहे हो, जिसके पीछे चेज कर रहे हो किसी चीज को, कम्स विद इट्स ऑन सेट ऑफ डैश। नाउ अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारे पास ऑप्शंस हैं बंडल्स, पडल्स, हर्डल्स एंड हडल्स। सो यहाँ पे कंक्रीट जंगल की बात हो रही है कि उसमें आपके हाथ में कैमरा है, और जरूरी नहीं है कि आप एक टूरिस्ट हो जो सेल्फीज ले रहे हो, आप एक फोटोग्राफर भी हो सकते हो। सो इसमें बात हो रही है रॉ मोमेंट्स की और टेलिंग दी स्टोरीज की। सो यहाँ पे अगर आप किसी जगह पे घूम रहे हो तो वहां पे आप किसी उस चीज को फेस भी कर रहे हो, तो यहाँ पे जो वर्ड आएगा उससे रिलेटेड, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? हडल्स, क्योंकि वो इतना इजी नहीं है। सो यहाँ पे हमारी फर्स्ट ऑप्शन है हडल्स। नेक्स्ट इज आस्किंग फॉर परमिशन। आपको परमिशन भी लेनी पड़ती है अगर आप किसी जंगल में विजिट कर रहे हो, स्पेशली व्हेन इमोशंस रन हाई, रिक्वायर्स टेक्ट एंड रिस्पेक्ट। सो ये लॉज हैं, कॉपीराइट लॉज हैं एंड कॉपीराइट प्राइवेसी लॉज हैं, कॉपीराइट रूल्स हैं। इट्स अ कांस्टेंट बैलेंस बिटवीन कैप्चरिंग, सो एक कांस्टेंट बैलेंस है ये, कैप्चरिंग द रियल, जो आप रियल चीज को कैप्चर कर रहे हो, एंड रिस्पेक्टिंग। सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें उसने प्राइवेसी लॉज की बात करी है। सो उससे ऊपर वाली लाइन में उसने बोला है कि देयर आर द लीगल हुप्स। सो लीगल एक्टिविटीज की कुछ बात हो रही है, प्राइवेसी लॉज की बात हो रही है, कॉपीराइट रूल्स की बात हो रही है। सो इट मीन्स कुछ बाउंड्रीज हैं, क्योंकि बैकग्राउंड चीज होती है कि बैकग्राउंड आप वो चेक कर रहे हो, एजेस नहीं आएगा। एजेस और बाउंड्री का ऑलमोस्ट मीनिंग सेम है, बट एज है कि एक पर्टिकुलर डिसाइड है कि ये एज है। सो यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज। नेक्स्ट लाइन में उसने बात करी है The flood of images online makes standing out tough. Finding your unique voice, अपनी voice को find out करना, cutting through the noise and making your work. So making your work proof takes constant reinvention, matter, फॉल्टर एंड इनक्रोच। अगर हम फॉल्टर की बात करें तो फॉल्टर का मीनिंग होता है हेजिटेट करना, सो वर्क के साथ हेजिटेट वर्ड नहीं आएगा। नेक्स्ट इज इनक्रोच। इनक्रोच का मतलब होता है घेरना, चैलेंज, टेक्स कांस्टेंट रीइन्वेंशन। सो यहाँ पे प्रूव और मैटर दो ही वर्ड्स सूट करते हैं, बट मेकिंग योर वर्क टेक्स कांस्टेंट रीइन्वेंशन एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। आपका जो वर्क है वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्शन है, उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो यहाँ पे वर्क के साथ कौन सा आंसर आएगा? मैटर। Next is their lens is a window into the city heartbeat, capturing fleeting moments that would be lost. So यहाँ पे हमारे पास options हैं, ये सारी collocations ही हैं, except, so for, otherwise, despite. So सबसे पहले मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। एक्सेप्ट मतलब आप किसी चीज को छोड़ के बाकी चीज को कंसिडर कर रहे हो। सो फॉर बहुत दूर, अदरवाइज ये है बट अदरवाइज ये भी हो सकता है, एंड डिस्पाइट का मतलब होता है कि इसके बावजूद। सो यहाँ पे उसने बोला है देयर लेंस इज अ विंडो, जो उनका लेंस है वो एज अ विंडो वर्क कर रहा है इनटू द सिटी हार्ट बीट। वो क्या कर रहे हैं? कैप्चर कर रहे हैं मूवमेंट्स को, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगी? लॉस्ट हो जाएंगी अगर हम उनको कैप्चर नहीं करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगी अदरवाइज। यू कैन चेक योर आंसर, हर्डल्स, बाउंड्रीज, मैटर एंड अदरवाइज। सो हर्डल वर्ड का आंसर हमारे पास फर्स्ट लाइन में पड़ा हुआ था। लीगल और रूल्स से आप यहाँ पे बाउंड्रीज को इजिली सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको कॉलोकेशन की नॉलेज है तो इसको भी आप इजिली सॉल्व कर सकते हो, मींस यू कैन गेट इजिली 3 out of 4. So let's do one more example, it's the last one. नेक्स्ट हम करते हैं लॉयर। इसमें भी कॉलोकेशन है, सो मैंने वही एग्जाम्पल लिए हैं, ये लास्ट ही है। सो इसमें लॉयर की बात हो रही है। कंसिडर डिफेंडिंग अ क्लाइंट यू बिलीव इज गिल्टी और रिप्रेजेंटिंग अपोजिंग इन अ हीटेड लीगल बैटल। यहाँ पे बैटल की बात हो रही है। Welcome to the daily reality of ethical faced by lawyers where professional obligations and personal beliefs clash and loyalties become a tightrope walk. Navigating these situations require navigating professional of conduct, intricate maps outlining rules on conflicts of interest, confidentiality and candor. Next is, can a lawyer maintain confidentiality? Uploading the law. तो यहाँ पे भी collocation है।
and sometime even choosing to walk from ethical compromised केसेस. सो सबसे पहले फर्स्ट ब्लैंक पे आते हैं. कंसिडर डिफेंडिंग अ क्लाइंट. अगर आप किसी क्लाइंट को डिफेंड कर रहे हो, यू बिलीव इज गिल्टी, आपको लगता है कि वो गिल्टी है, और रिप्रेजेंटिंग अपोजिंग इन अ हीटेड लीगल बैटल. सो यहाँ पे बैटल की बात हो रही है और यहाँ पे डिफेंडिंग अ क्लाइंट की बात हो रही है. सो अपोजिंग प्रिंसिपल, विक्टिम साइड या ट्रायल्स. सो ट्रायल्स की बात नहीं होगी यहाँ पे, ट्रायल ऑप्शन नहीं आएगा. ट्रायल है कि आप किसी चीज को ट्राई कर रहे हो बार बार, तो वहां पे हम ट्रायल वर्ड यूज करते हैं. सो यहाँ पे साइड्स हो सकता है क्योंकि अगर बैटल है तो वो दो साइड्स में होगी. सो विक्टिम मीन्स यहाँ पे गिल्टी की बात हो रही है, यू बिलीव इज गिल्टी, और रिप्रेजेंटिंग अपोजिंग विक्टिम को आप अपोजिंग नहीं होगा वो. सो अपोजिंग वर्ड भी आ गया और विक्टिम भी आ गया, तो ये दोनों साथ में नहीं आएंगे. सो यहाँ पे बैटल की बात है, लीगल बैटल है, तो क्या होगा यहाँ पे साइड्स. नेक्स्ट इज वेलकम टू द डेली रियलिटी ऑफ एथिकल इंटरेक्शंस, सर्वेस, कन्फ्लिक्ट्स एंड मेजर्स. बट अगर आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं इंटरेक्शंस, रियलिटी ऑफ एथिकल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन नहीं होगा. faced by lawyers where professional obligation and personal belief clash. So वहां पे उसने यहाँ पे बात करी ऑब्लिगेशन की और पर्सनल बिलीफ्स की जो क्लैश हो रहे हैं. सो यहाँ पे सर्वे वर्ड भी नहीं आएगा. इस लाइन का जो आंसर है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है. कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स इंट्रिकेट मैप्स आउटलाइनिंग रूल्स ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट. तो यहाँ आप इजिली सेकंड ब्लैक का आंसर ढूंढ सकते हो. तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्फ्लिक्ट्स. Next is navigating these situations require navigating professional dash of conduct, elements, regulations, codes या cases. तो अगर आप कंडक्ट की बात करते हो तो यहाँ पे हमेशा क्या आता है, कोड ऑफ कंडक्ट, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कैंडर. सो यहाँ पे प्रोफेशनल कोड्स ऑफ कंडक्ट, एलिमेंट्स ऑफ कंडक्ट नहीं आएगा, रेगुलेशंस भी नहीं आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, कोड्स ऑफ कंडक्ट. नेक्स्ट इज कैन अ लॉयर मेंटेन कॉन्फिडेंशियल अपलोडिंग द लॉ. सो यहाँ पे कॉलोकेशन है, सिंस, एज इफ, वाइल, बिकॉज ऑफ. बिकॉज ऑफ इसकी वजह से, वाइल मीन्स कि इस टाइम पीरियड के लिए यूज कर रहे हो, और सिंस हम यूज करते हैं जहां पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड गिवन होता है. सो यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड कहीं पे भी गिवन नहीं है. एज इफ मीन्स जबकि, यदि ये ऐसा हो सकता है. सो वाइल मीन्स उस टाइम पीरियड में. सो अपलोडिंग दी लॉ मतलब अपलोड कर रहे हो. दीज एथिकल लैंडमाइंस डिमांड केयरफुल जजमेंट, समटाइम रिक्वायरिंग विड्रॉल फ्रॉम केसेस. सो यहाँ पे जो कॉलोकेशन आएगी वो हमारी क्या आएगी, वाइल. Now it's about advocating for fair trials, challenging unjust laws, and sometimes even choosing to walk from ethical compromised cases. So to walk, outside, down, away, through. So इसने बोला है from. तो जब आप यहाँ पे चूज कर रहे हो तो यहाँ ब्लैंक के बाद क्या ऑप्शन है उस चीज का भी ध्यान रखना है. तो इसने बोला है from, यहाँ से, फ्रॉम मतलब यहां से, तो यहाँ पे आउटसाइड फ्रॉम. तो आउटसाइड वर्ड हम अगर किसी रूम में है या किसी जगह पे है, सो वहां पे यूज करते हैं. तो यहाँ पे उस चीज की बात नहीं हो रही, यहाँ पे लॉ की बात हो रही है. सो वॉक डाउन, नीचे की तरफ जाना, बट यहाँ पे फ्रॉम वर्ड है. सो हम यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, टू वॉक अवे, क्योंकि थ्रू भी यहाँ पे कोई आंसर नहीं बन रहा है. सो यहाँ आप अपनी ऑप्शन चेक कर सकते हो, साइड्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, वाइल, कोड्स एंड अवे. सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था. इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी टॉपिक में कोई इशू है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो. सो आपने वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलना है और शेयर करना भी नहीं भूलना है अपने फ्रेंड्स के साथ. और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.